हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की बुक गॉर्डन रेज की एक पोएम माय गुड राइट हैंड। और प्यारे बच्चों, इस पोएम को लिखा है सी मकाए साहब ने। और एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे और जो वीडियो आए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और वहाँ मेरे चैनल पर आपको अब तक मेरे डाले हुए जो वीडियो हैं वो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी जो मटेरियल अब मैं डाल रहा हूँ वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने और बहुत सारी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डाला है, वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कक्षा 10 का मॉडल पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देख लें, जिससे आपको इस वर्ष जो परीक्षा लगेगी और जो प्रश्न पत्र आपका आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप आराम से समझ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अच्छा करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो पहले हम देखेंगे अबाउट द पोइट सी मकाए साहब के बारे में। तो चार्ल्स मकाए 27 मार्च 1814 टू 24 दिसंबर 1889 वाज ए स्कॉटिश पोइट। यानी ये सी मकाए साहब जो है एक स्कॉटिश पोइट थे। इसके अलावा जर्नलिस्ट, आथर, नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर, यानी विभिन्न तरह की विधाओं के मालिक थे ये जर्नलिस्ट भी थे, आथर लेखक भी थे, नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार भी थे, एंड सॉन्ग राइटर, और इन्होंने गीत भी लिखे हैं। मकाए इज़ मेनली रिमेंबर्ड, और मुख्य रूप से मकाए साहब को याद किया जाता है फॉर हिज बुक। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मेडनेस ऑफ क्राउड्स। तो इस बुक के लिए इनको उस वक्त तत्कालीन समय में प्रसिद्धि मिली थी, ये फेमस हुए थे। अब हम देखेंगे इस कविता का सेंट्रल आइडिया कि वास्तव में इस पोइम में कवि क्या बताना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, द पोइम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। ये जो कविता है ये पॉवर्टी यानी गरीबी की कॉमन थीम पर आधारित है, एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और इस पोइम के माध्यम से कवि हमको एक तरीका बताता है कि हम गरीबी को कैसे दूर करें, कैसे हटाएं, यानी हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, यानी हम इसको कैसे हटाएं। व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, एक बार जब कवि बहुत दुख और परेशानी में पड़ गया, विपरीत परिस्थितियों में पड़ गया, तो ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम। तो उस वक्त इनके जितने भी मित्र और संबंधी थे वो इनको डेजर्टेड कर गए, कहने का मतलब छोड़ के चले गए। नो वन केम टू हेल्प हिम, यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इनकी सहायता करने के लिए आ गया था। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, यानी मकाए साहब को अपने मित्र और परिचितों और संबंधियों से सिर्फ लिप सिंपैथी प्राप्त हुई, यानी बातों की ही सहानुभूति, यानी कुछ करने की नहीं, सिर्फ बातों की। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड्स। तब कवि के समझ में आया कि भाई लोगों के ऊपर भरोसा करने का मतलब है रेत के ऊपर महल बनाना, रेत के ऊपर मकान बनाना। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ। इसके बाद में कवि ने आखिरकार ये निश्चय किया कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा किया और अपने हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा किया, यानी अपने काम पर, अपनी मेहनत पर जो है उन्होंने भरोसा किया। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम, और इस वास्तविकता को पहचानने के बाद में उनका जो करेज था वो दोबारा से उनके अंदर लौट आया, यानी उनका जो साहस था वो दोबारा से आ गया। ही ओवरकेम हिज सॉरो एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरस, और बुरे दिन पीछे छूट गए, उनका दुख और जो परेशानी थी उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की और जल्दी ही ये प्रॉस्परस बन गए, मतलब धनवान बन गए।
हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन। तो इस तरह इनका जो हार्ड वर्क था, उस हार्ड वर्क ने इनको इनके सारे दुख और कठिनाइयों और परेशानियों से ऊपर उठाया, यानी उनसे निकाला। तो प्यारे बच्चों, अब हम कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये रही आपकी पोयम माई गुड राइट हैंड। आई फेल इनटू ग्रीफ। कवि कहता है कि एक बार मैं ग्रीफ में पड़ गया, यानी मैं परेशानी में पड़ गया, दुखों में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू कंप्लेन यानी शिकायत करना, और तब मैंने शिकायत करना शुरू किया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। आई लुक्ड फॉर का मतलब तलाश करना। तो मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई शॉट हिम इन वैन। लेकिन मेरी ये जो तलाश थी मित्र की जो मेरी सहायता करता, वो बेकार साबित हुई। शॉर्ट यानी तलाश, और इन वैन का मतलब होता है बेकार साबित होना, फालतू में जाना। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। और मेरे जो कवि आगे इन लाइनों में हमको बताता है कि उनके जो कंपेनियंस थे, जो साथी दोस्त मित्र थे, वो शाई थे मतलब शर्मीले थे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, और इनके जो परिचित थे एक्वेंटेंस यानी जानकार जो लोग थे, वो इनके प्रति बिल्कुल ठंडे हो गए थे। कहने का मतलब उनके अंदर जज्बा नहीं रहा इनकी सहायता करने का। दे गेव मी गुड काउंसिल। कवि इस लाइन में हमको बताता है कि दे गेव मी गुड काउंसिल, यानी कवि ये कहता है कि उन लोगों ने मुझको सिर्फ अच्छी सलाहें दी। गुड काउंसिल, काउंसिल का मतलब सलाह। बट डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन उन लोगों को अपना जो सोना था उसका भय था। कहने का मतलब उन लोगों ने कवि को धन उधार देने का डर था, यानी वे लोग कवि को धन उधार देना नहीं चाहते थे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। तब कवि ने जोर से ये घोषणा की, यानी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा अपना एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वाट एवर बीटाइट, वाट एवर बीटाइट यानी कैसी भी परिस्थिति हो। यानी कवि ने ये कहा कि भाई सब लोगों को जाने दो, सब मित्रों को संबंधियों को छोड़ो, मेरे पास मेरा अपना एक मित्र है, मुझे लिफ्ट करने के लिए, मुझे यानी इस मुसीबत से बचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। एंड एड मी, और मेरी सहायता करने के लिए। वाट एवर बीटाइट, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सेंट। तब कवि ने ये सोचा कि दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब है कि आप रेत के ऊपर महल बनाते हो। कहने का मतलब इन लाइन के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करने का अर्थ ये होता है कि जैसे आप रेत के ऊपर महल बना रहे हो। कहने का मतलब रेत के ऊपर महल बनाने का मतलब होता है कि यानी ऐसा महल जो जिसकी नींवें कमज़ोर होती है। कहने का मतलब रेत के ऊपर यदि हम मकान बनाते हैं तो नींव कमज़ोर है, बरसात आएगी, रेत बह जाएगी, मकान ढह जाएगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। कवि ने इन लाइनों के द्वारा ये बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों कि तब कवि ने ये कहा कि मैं सिर्फ हेवन में ही ट्रस्ट रखूँगा। हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब भगवान। यानी कवि ने इन लाइनों के द्वारा हमको ये बताया है कि हमको भगवान के अंदर ही विश्वास रखना चाहिए, और अपने गुड राइट हैंड पर, यानी अपने अच्छे दाएं हाथ के ऊपर। अच्छा दायां हाथ का मतलब यहाँ पर है कि अपने खुद के परिश्रम पर, अपने खुद के हार्ड वर्क के ऊपर। तो कवि कहना चाहता है कि ऐसे दोस्तों को जाने दो भाई, और अपने ही परिश्रम पर विश्वास करो। सिर्फ भगवान पर विश्वास करो या अपने परिश्रम पर विश्वास करो। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट्स। और इन बातों को सोच करके कवि ये बताता है हमको इन लाइनों में कि इससे मेरा जो करेज था वो दोबारा से लौट करके मेरे पास वापस आ गया। यानी मेरा जो साहस था वो दोबारा मेरे अंदर पैदा हो गया। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, यानी मेरे जो है फॉर्च्यून्स डेस्पाइट के भी, कहने का मतलब मेरे विपत्ति के बावजूद भी,
यानी मेरे बुरे दिनों के बावजूद भी मेरे अंदर मेरा जो करेज था वो दोबारा से लौट करके वापस आ गया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। और आगे कवि हमको ये बताता है कि एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, यानी मेरे हाथ उतने ही मजबूत थे, एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितना कि मेरा मन प्रसन्न था। यहाँ पर स्पिरिट का मतलब मन और लाइट का मतलब प्रसन्नता। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। कवि इन लाइनों में हमको ये बताता है कि इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, यानी ये जो मेरा दायां हाथ था, यानी जो मेरा परिश्रम था, उसने मुझको सारे दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इस परिश्रम ने ही, इस कठोर परिश्रम ने ही, इस हार्ड वर्क ने ही मुझको सारे दुखों से बचाया। इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन। तब कवि हमको आगे बताता है कि इस मेरे परिश्रम ने, यानी मेरे इस दाएं हाथ ने ही मुझको खाना खिलाया, फेड किया, फेड का मतलब भोजन कराना, एंड क्लैड मी, क्लैड का मतलब कपड़े पहनाना, वस्त्र पहनाना, यानी इसने ही मुझे वस्त्र पहनाए। अगेन एंड अगेन, यानी बार बार, यानी बार बार मेरे इस दाएं हाथ ने ही मुझको जो है भोजन खिलाया, इसी ने मुझे कपड़े पहनाए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन। और तब, अब चूंकि कवि इन लाइनों में ये कहना चाहता है कि चूंकि मैंने हार्ड वर्क किया तो मैं दोबारा से प्रॉस्पेरस हो गया, यानी दोबारा से मैं धनवान बन गया। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि जब कवि दोबारा से अपने हार्ड वर्क से प्रॉस्पेरस हो गया तो द फ्रेंड्स, यानी वे मित्र, हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ के चले गए थे, केम बैक एवरीवन, उनमें से हर व्यक्ति दोबारा मेरे पास आया। क्यों आया भाई दोबारा? एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। कवि इन लाइनों में ये कहता है कि वो जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, यानी जो सेल्फिश एडवाइजर्स थे, जो स्वार्थी लोग थे, जो सिर्फ सलाह ही देते थे, वो इस तरह चमक रहे थे जैसे सूर्य चमकता है। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि वे सब लोग इस बात को समझते हैं। क्यों समझते हैं? इसलिए समझते हैं कि अब कवि दोबारा से धनवान हो गया है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। ये कंक्लूडिंग लाइन है इस पोइम की, और इसमें कवि अपने दाएं हाथ को धन्यवाद देता है और दाएं हाथ पर ही विश्वास जताता है। यानी कवि कहता है कि आई थैंक दी, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ मेरे दाएं हाथ, यानी मेरे हार्ड वर्क। आई ट्रस्ट दी, और मैं तुम पे ही भरोसा करता हूँ मेरे दाएं हाथ, यानी मेरे हार्ड वर्क। माई गुड राइट हैंड, मेरे दाएं अच्छे दाएं हाथ। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये जो पोएम थी, इसमें सी मकाई साहब ने जो एक बार पॉवर्टी में थे तब, यानी जब वो गरीब हो गए, दुखों में पड़ गए, उनकी हालत ख़राब हो गई, तो उनके सारे दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए, इस भय के साथ कि कहीं इस आदमी को हमको धन उधार नहीं देना पड़ जाए। और जब कवि ने इस बात को पहचान लिया, उन्होंने हर दोस्त के पास इस बात के लिए हेल्प के लिए वो गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, सब उसके लिए साई और कॉल्ड हो गए। तब कवि ने ये समझा कि सिर्फ भगवान के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए या फिर अपने हार्ड वर्क के ऊपर। तो ये काम कवि ने किए और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कवि दोबारा से प्रॉस्पेरस बन गया। और जब प्रॉस्पेरस बन गया, यानी जब दोबारा से धनवान बन गया, तो सारे के सारे ऐसे मित्र, ऐसे स्वार्थी लोग दोबारा से कवि के पास इस आशा में आए कि अब कवि जो है समर्थ हो गया है, तो शायद हमको इनसे कुछ ज़रूरत पड़े तो धन उधार मिल जाए, इसीलिए आए होंगे बेशर्म लोग। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस कविता से सीखना है कि परीक्षा में अच्छे से अंक लाने हैं, अच्छे से नंबर लाने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी हार्ड वर्क के ऊपर और अपने सिर्फ भगवान के ऊपर ही भरोसा करना है, किसी और की तरफ नहीं देखना है। अपना हार्ड वर्क करिए और पूरी तरह से समर्पित हो जाइए हार्ड वर्क के ऊपर।
और हार्ड वर्क करेंगे तो हमको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर संभावित जो वन लाइनर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वर्ड शॉर्ट। यहाँ पर ये पूछा गया है बच्चों कि SOUGST यानी शॉर्ट का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। A सैडनेस, B ट्राई टू फाइंड, और थर्ड वाला एडवाइस, और ये D विदाउट सक्सेस। तो शॉर्ट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों ट्राइड टू फाइंड, यानी तलाश करने की कोशिश की, शॉर्ट। तो ये बी वाला यहाँ पर सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 2, लेट देम गो, द वर्ड देम हियर रेफर टू। तो यहाँ पर लेट देम गो ये जो फ्रेज है इसमें देम किसके लिए यहाँ पर आया है ये आपसे पूछा गया है, यानी देम किसके लिए रेफर हुआ है। तो किसके लिए रेफर हुआ है, किसके लिए आया है देम शब्द। तो ए देखिए गॉड द ऑलमाइटी, बी एनेमीज, और ये सी फ्रेंड्स, और डी नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर आप जानते हैं, आपने देखा कि लेट देम गो, उन सबको जाने दो। यहाँ कभी जो है अपने मित्रों के लिए कहता है, यानी सभी को जाने दो भाई, छोड़ो सबको, अब मैं तो मेरे दाएं हाथ के ऊपर और भगवान पे ही भरोसा करूँगा। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों आपका ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।